हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल एजीसी के इस पार्ट में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि आपका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग सर्विस प्रोवाइडर किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका जितना भी पावर प्लांट है सब ग्रिड से कनेक्टेड है और ग्रिड भी आपस में क्या इंटर कनेक्टेड रहता है ना। तो जितना भी ग्रिड है सबको एक बहुत लार्ज ग्रिड को स्मॉल आपको इंटीग्रेटेड कंट्रोल एरिया में डिवाइड किया गया है। एक कंट्रोल एरिया, उस कंट्रोल एरिया में अपना जनरेशन यूनिट है, उसका अपना डिमांड है और हर एरिया दूसरे एरिया के साथ इंटरकनेक्टेड रहता है थ्रू द टाई लाइन पावर से। ठीक है, आप एक कंट्रोल एरिया दूसरे कंट्रोल एरिया को पावर एक्सपोर्ट भी कर सकता है और अगर रिक्वायर पड़ेगा तो पावर इंपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, दोनों एरिया के बीच आपका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और आपका होते रहता है, पावर का एक्सचेंज भी होते रहता है। तो मान लीजिए हम लोग एक यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एक कंट्रोल एरिया में आपका लोड का रिक्वायरमेंट आया। मान लीजिए कि उस कंट्रोल एरिया का फ्रीक्वेंसी आपका डाउन हुआ, आपका एरिया कंट्रोल एरिया मान लीजिए कम हो गया, आपको लोड बढ़ाना है ना, लोड आपको रिक्वायरमेंट बढ़ गया। मान लीजिए कि उस कंट्रोल एरिया में आपको 300 मेगावाट का लोड आपको इंक्रीज करना है और उस कंट्रोल एरिया में आपका एसआरएस प्रोवाइडर मान लीजिए 5 प्लांट है जो एसआरएस प्रोवाइडर है, क्योंकि हर प्लांट एसआरएस प्रोवाइडर नहीं बन सकता। जो भी नोडल एजेंसी एनएलडीसी के साथ जो टाइप रहेगा, जो कि बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल करेगा, एसआरएस का रिक्वायरमेंट होता है, अगर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा तभी वो पावर प्लांट एसआरएस प्रोवाइडर बन सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि उस कंट्रोल एरिया में 300 मेगावाट का लोड आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, एनएलडीसी बोलेगा कि 300 मेगावाट आपको लोड बढ़ाना है। ठीक है, और उस कंट्रोल एरिया में मान लीजिए कि 5 पावर प्लांट है, तो हर पावर प्लांट को कितना लोड का डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसी का डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आपको 300 मेगावाट है और 5 प्लांट है, 5 आपका एसआरएस प्रोवाइडर है, तो क्या पांचों प्लांट को इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा या अनइक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि आपको एसआरएस प्रोवाइडर का सिलेक्शन किस प्रकार से करेगा, कि किस पावर प्लांट को कितना लोड देगा बढ़ाने के लिए और किस प्लांट को कितना कम देगा। वो किस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लोड होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसआरएस अप या डाउन का जो रिक्वायरमेंट आया, उस कंट्रोल रीजन में जो भी एसआरएस अप या डाउन का जो भी रिक्वायरमेंट आया, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द एसआरएस प्रोवाइडर इन ए कंट्रोल एरिया कैसे होता है और ये किस फैक्टर पे डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, है ना, कि आपको जो भी लोड का डिमांड आया और जो भी एसआरएस प्रोवाइडर उस कंट्रोल रीजन में है वो कैसे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो किस फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। ठीक है, और जो भी फ्रेंड्स अभी तक आप मेंबरशिप नहीं लिए हैं, मेंबरशिप आप लें। मेंबरशिप में आपको एक एडवांटेज मिलेगा फ्रेंड्स कि आपको डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कोई भी अगर पावर प्लांट से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका जो जितना भी इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम है उसको एक कंट्रोल एरिया में डिवाइड किया गया है। उस कंट्रोल एरिया में क्या होता है कि उसका अपना जनरेशन यूनिट होता है, फिर अपना डिमांड होता है और प्लस वो कंट्रोल एरिया जो होता है दूसरे कंट्रोल एरिया से भी इंटरकनेक्टेड होता है विद द टाई लाइन से। इंटरकनेक्टेड टाई लाइन होता है, उससे आपको एक कंट्रोल एरिया जो होता है दूसरे कंट्रोल एरिया से पावर ले सकता है या पावर दे सकता है, मतलब इंपोर्ट भी कर सकता है या एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर एरिया में आपको मान लीजिए कि बहुत सारा पावर प्लांट है जो आपका नोडल एजेंसी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, कि हम आपका एजीसी सिस्टम जो है उसके पास इनेबल्ड है और वो आपका एनएलडीसी के साथ अटैच है कि अगर लोड घटेगा या बढ़ेगा आप हमको एजीसी का कमांड दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं आपको एक बाद में एक एग्जांपल से बताऊंगा कि मान लीजिए कि आपका उस कंट्रोल एरिया में 5 प्लांट है, मान लीजिए टोटल मान लेते हैं उस कंट्रोल एरिया में 5 प्लांट है और आपको एसआरएस अप का रिक्वायरमेंट आया या एसआरएस डाउन का रिक्वायरमेंट आया, तो किस प्रकार से आपका जो नोडल एजेंसी हर पावर प्लांट को लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
मान लीजिए कि आप उस कंट्रोल एरिया में 300 मेगावाट का एसआरएस अप आया या -500 मेगावाट का एसआरएस डाउन आया, तो आपका उस कंट्रोल एरिया में जितना भी पावर प्लांट है, स्पेशली वो पावर प्लांट जो कि आपका एनएलडीसी के साथ लिंकअप है, जो लिंकअप नहीं है उसको तो छोड़ ही दीजिए, जो एसआरएस प्रोवाइडर बन गया है, जो अपने आप को एसआरएस प्रोवाइडर डिक्लेयर किया हुआ है एनएलडीसी को, उस एसआरएस प्रोवाइडर को कितना मेगावाट वो जो रिक्वायरमेंट आया वो किस प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपका नोडल एजेंसी, उसको हम लोग डिटेल से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्या होता है देखिए कि एसआरएस प्रोवाइडर शैल बी सेलेक्टेड। देखिए एसआरएस प्रोवाइडर सिलेक्शन कैसे होगा, तो एसआरएस प्रोवाइडर शैल बी सेलेक्टेड ऑन रीजनल बेसिस। वो एक पार्टिकुलर एरिया में आपका जो भी एसआरएस प्रोवाइडर है, सबको तो इक्वल तो लोड दे नहीं सकता है। मान लीजिए कि आपको 100 मेगावाट का एसआरएस अप आया कि हमको उस कंट्रोल एरिया में 100 मेगावाट इंक्रीज करना है लोड को। अब मान लीजिए कि 5 प्लांट कनेक्टेड है, तो 100/5 तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि सबको 20 मेगावाट देगा। वो भी एक फैक्टर है कि उस फैक्टर पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए क्या होता है कि एसआरएस प्रोवाइडर शैल बी सेलेक्टेड ऑन रीजनल बेसिस। उस रीजनल बेसिस पे जो भी एसआरएस प्रोवाइडर का जो सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन कौन करेगा आपका? बाय द नोडल एजेंसी, जो आपका एनएलडीसी है वो उसको सिलेक्शन करेगा फॉर प्रोवाइडिंग एसआरएस अप और एसआरएस डाउन बेस्ड ऑन द कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर। एसआरएस अप या डाउन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो नोडल एजेंसी एसआरएस प्रोवाइडर को जो सेलेक्ट करेगा, वो किस फैक्टर पे सेलेक्ट करेगा? वो होता है कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर्स। कस्टम, हर प्लांट का अपना अपना एक कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर होगा, जो कि कैलकुलेट कौन करेगा? एनएलडीसी। एनएलडीसी उस रीजन में जो भी पावर प्लांट है, जो आपका एजीसी इनेबल्ड है, जो आपका एसआरएस प्रोवाइडर बन चुका है पावर प्लांट, उस हर पावर प्लांट का नोडल एजेंसी का ये काम होता है कि हर प्लांट का कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर को वो कैलकुलेट करेगा, और उस बेसिस ऑन द कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर आपका एसआरएस प्रोवाइडर जो भी है उसमें से वो सिलेक्शन करेगा कि भाई आपको इस पावर प्लांट को इतना मेगावाट देना, इसको इतना देना, इसको इतना देना। वो जो फैक्टर डिसाइड करेगा लोड, जो भी आपका लोड आया उस पांचों प्लांट में जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? डिपेंडिंग ऑन द कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जैसा आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल का 2 इनपुट पे काम करता है। एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी बायस कोफिशिएंट और एक होता है एरिया कंट्रोल एरर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बायस कोफिशिएंट एंड एरिया कंट्रोल एरर पे, और उसी दोनों इनपुट के बेसिस पे आपका एजीसी वर्क करता है। ठीक है, तो एजीसी जो ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल जो होता है यूजेस ए स्मूथ एसीई व्हिच इज द आउटपुट ऑफ द पीआईडी कंट्रोलर एंड यूजेस रॉ एसी एज इनपुट। एक आपका पीएनआईडी कंट्रोलर्स होता है, उस पीएनआईडी कंट्रोलर्स में जो इनपुट जाता है वो आपका रॉ एसी, जो एरिया कंट्रोल एरर का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से हम लोग उस रीजन का एरिया कंट्रोल एरर निकालते हैं, और वो आपको सिग्नल जाता है पीएनआईडी कंट्रोलर में। वो एज ए इनपुट की तरह काम करता है। पीएनआईडी कंट्रोलर क्या होता है? वहाँ से एक आउटपुट निकालता है, उसका जो आउटपुट होता है वो स्मूथ एसीई होता है, क्योंकि ये जो आपका रॉ एसी जो होता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहता है, आपका हर 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड पर आपको चेंज करता रहेगा। तो क्या होता है कि अगर हम लोग डायरेक्टली अगर रॉ एसी को यूज़ करेंगे तो उसका कंट्रोलर जो होता है बड़ा डिफिकल्ट काम करना, कम्प्लेक्स हो जाएगा, वो आपको सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंट आपको चेंज करता रहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारा रिपल्स को आउट करने के लिए एक आपका पीएनआईडी कंट्रोलर्स लगा देते हैं। हर जगह आपका सीएनआई में जितना भी मैक्सिमम कंट्रोलर जो होता है वो पीएनआईडी कंट्रोलर से होता है। पीएनआईडी कंट्रोलर में जाता है, वहाँ पे आपका प्रोपोर्शनेट, इंटीग्रेटेड, डेरिवेटिव्स का सारा यूज़ करके एक आपका स्मूथ एरिया कंट्रोल एरर आउटपुट निकालेगा, और उसी स्मूथ एरिया कंट्रोल एरर को यूज़ करता है आपका एजीसी। ठीक है, तो एजीसी यूजेज अ स्मूथ एरिया कंट्रोल एरर व्हिच इज द आउटपुट ऑफ द पीएनआईडी कंट्रोलर्स एंड यूजेज रो एसी एज इनपुट। अब जो आपका स्मूथ एरिया कंट्रोल एरर आया, वो सिग्नल शैल बी एलोकेटेड अमॉन्ग द एसआरएस प्रोवाइडर to meet SRS requirement of the system based on the normalized customs participation factors subjected to the ramp limited resources available within the SRS providers। देखिए बड़ा अच्छा लाइन है। क्या होता है कि आपको एजीसी एक सिग्नल आया
कि आपको स्मूथ ACE, जो स्मूथ AC आपको आया, मान लीजिए कि 300 मेगावाट बढ़ाने का आया या 200 मेगावाट बढ़ाने का आया, उस रीजन में पर्टिकुलर उस रीजन कंट्रोल एरिया में आपको SRS अप का मान लीजिए रिक्वायरमेंट आया। मैं आपको बाद में एक एग्जांपल से पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। अभी इसको सिर्फ समझिए कि आपका उस रीजन में मान लीजिए SRS अप का रिक्वायरमेंट आया, आपको AGC जो कंट्रोल कौन करता है, आपका स्मूथ AC बोला कि ठीक है आपको SRS आपका रिक्वायरमेंट आया, 200 मेगावाट बढ़ाना है आपको, ठीक है। तो वो 200 मेगावाट उस कंट्रोल एरिया में, उस कंट्रोल रीजन में जितना भी SRS प्रोवाइडर है उस सब में वो 200 मेगावाट का जो डिमांड आया सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सबको कमांड देगा। क्या इक्वली कमांड देगा? मान लीजिए कि उस रीजन में 5 SRS प्रोवाइडर है और 200 मेगावाट का SRS अप का रिक्वायरमेंट आया, क्या 200 डिवाइड बाय 5 40 सबको इक्वली देगा? नहीं। वो क्या करता है, जो ये जो मेगावाट का जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा अमोंग ऑल SRS प्रोवाइडर्स, वो डिपेंड करता है नॉर्मलाइज्ड कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर पे। जिस प्लांट का जितना ज़्यादा कस्टम्स नॉर्मलाइज कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर होगा उसको उतना ज़्यादा मेगावाट का एलोकेशन मिलेगा। जिस प्लांट का आपका सबसे लेस नॉर्मलाइज कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर होगा उसको बहुत ही कम पावर प्लांट, उसको कम मेगावाट का एलोकेशन मिलेगा। तो ये जो SRS स्मूथ AC सिग्नल क्या करेगा, सेल बी एलोकेटेड अमोंग द SRS प्रोवाइडर, सारा SRS प्रोवाइडर को एलोकेट कर देगा टू मीट SRS रिक्वायरमेंट। क्योंकि आपको उस सिस्टम का जो SRS रिक्वायरमेंट आया है तो क्या करेगा, हर प्लांट को एक सिग्नल भेजेगा कि भाई अपना लोड बढ़ाइए। तो वो कितना लोड बढ़ाएगा, हर प्लांट को कितना सिग्नल जाएगा, वो डिपेंड करता है नॉर्मलाइज कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर पे, ठीक है। और मान लीजिए कि किसी एक प्लांट का मान लीजिए आपको मान लीजिए A प्लांट का आपका रिजर्व कैपेसिटी जो है वो 100 मेगावाट, मैं आपको बाद में इसको डिटेल से अच्छे से बताऊंगा। और उसको मान लीजिए कि आपका रिक्वायरमेंट SRS रिक्वायरमेंट आपको भेज दिया 120 मेगावाट का, कि भाई आपका A का जो नॉर्मलाइज कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, और उसको 120 मेगावाट का डिमांड भेज दिया। क्या प्लांट A 120 मेगावाट इंक्रीज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका लिमिटेड है 100 मेगावाट तक ही। तो उसको 120 की जगह वो 100 मेगावाट का ही सिग्नल जाएगा इसको। ऐसा नहीं कि उसको 120 का सिग्नल दे देगा। भाई हम तो पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, हर प्लांट अपना आपका DC डिक्लेयर कैपेसिटी NLDC को बता देता है, भाई हमको अब इतना ही मेगावाट हम बढ़ा सकते हैं। अब इसको 120 की जगह 100 ही सिग्नल जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइज कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर सब्जेक्टेड टू द रैंप लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल विद द SRS प्रोवाइडर। जितना उसका SRS प्रोवाइडर के पास लिमिटेड कैपेसिटी है उतना ही आपको वो सिग्नल भेजेगा। तो फ्रेंड, कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। वही है कि कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर शैल बी कंप्यूटेड फॉर डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्मूथ एरिया कंट्रोल एरर बिटवीन द पावर प्लांट्स इन ए कंट्रोल एरिया। उस कंट्रोल रीजन में मान लीजिए कि आपका ये कंट्रोल रीजन है, इसमें मान लीजिए कि आपका A B C D E पावर प्लांट है, आपका SRS प्रोवाइडर है। आपको 200 मेगावाट का मान लीजिए कि SRS आपका रिक्वायरमेंट आया, तो ये 200 A में का कितना पोर्शन A को जाएगा, B को कितना जाएगा, C को कितना जाएगा, D को कितना जाएगा, E को कितना जाएगा, ये डिपेंड करता है आपका कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर्स पे। और कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर ही डिसाइड करता है कि हर प्लांट को कितना मेगावाट का सिग्नल आएगा, चाहे SRS अप का हो या SRS डाउन का हो। वही लिखा हुआ है, कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर शैल बी कंप्यूटेड फॉर डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्मूथ ACE बिटवीन द पावर प्लांट इन ए कंट्रोल एरिया। और ये कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर कौन कैलकुलेट करता है आपका? ये कैलकुलेट करता है आपका NLDC, जो आपका नोडल एजेंसी ऑफ आपका AGC है ना, जो सेकेंडरी रिस्पांस एंसिलरी सर्विस का जो नोडल एजेंसी है वो NLDC को बनाया गया है। NLDC हर प्लांट का उस रीजन में जितना भी पावर प्लांट है उस सभी पावर प्लांट का एक कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर कैलकुलेट करता है। और कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका एक रैंप अप रेट कितना है। रैंप अप रेट मतलब कितना है, कितना मेगावाट आप पर मिनट आप लोड बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद कहता है कॉस्ट एनर्जी, कितना आपको कॉस्ट, एक मेगावाट एक यूनिट बनाने में आपको कितना कॉस्ट
लग रहा है। इस 2 फैक्टर पे आपका कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक आपका रैंप अप रेट होता है, पर मिनट आप कितना मेगावाट बढ़ा सकते हैं, और एक होता है आपका कॉस्ट एनर्जी पे कि कितना पैसा पर किलोवाट आवर बनाने में आपको लग रहा है। हर पावर प्लांट का जो कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर होता है दैट इज कैलकुलेटेड बाय द नोडल एजेंसी एनएलडीसी। एनएलडीसी जो होता है वो सेकेंडरी रिस्पांस एंसिलरी सर्विस का नोडल एजेंसी होता है एनएलडीसी। वो हर पावर प्लांट का कैलकुलेट करता है एंड बेस्ड ऑन द कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर जो भी आपका स्मूथ एरिया कंट्रोल एरर जो होता है वो पावर प्लांट में एसआरएस प्रोवाइडर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो आपका कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर जो होता है वो देखिए कैलकुलेट कैसे होता है। ये दोनों के लिए अलग अलग है। आपका एसआरएस अप जब आपको लोड बढ़ाना हो तब अलग फैक्टर होता है, और जब एसआरएस डाउन करना हो तब अलग फैक्टर्स होता है। मैं सारा आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा और उसके बाद आपको एक क्लियर कंसेप्ट आ जाएगा। देखिए एसआरएस अप जो मैंने आपको बोला कि कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर आपका 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक आपका होता है रेट फैक्टर जो कि आपका रैंप अप रेट कितना है, मेगावाट पर मिनट आपका रेट कितना है। दूसरा होता है आपका कॉस्ट फैक्टर कि एक यूनिट बनाने में आपको कितना एनर्जी कितना कॉस्ट आपको लग रहा है। तो फॉर एसआरएस अप के लिए जो एसआरएस अप के लिए जो कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर होता है फॉर एसआरएस अप के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मलाइज्ड रेट पार्टिसिपेशन फैक्टर बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मलाइज्ड कॉस्ट फैक्टर पे। मीन्स अगर मान लो एसआरएस अप अगर आपको बढ़ाना है तो जिस प्लांट का रैंप अप रेट जितना ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा उस प्लांट का आपका कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर ज़्यादा होगा। जिस प्लांट का आपका कॉस्ट फैक्टर जितना कम होगा उस प्लांट का कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड एसआरएस डाउन के लिए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मलाइज्ड रेट पार्टिसिपेशन फैक्टर एंड नॉर्मलाइज्ड कॉस्ट फैक्टर, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों में जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसको एसआरएस डाउन के लिए उतना उसको लोड आपको देगा। तो ये आपको कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर आपका एनएलडीसी कैलकुलेट करता है, और इसको कैलकुलेट इसलिए हम लोग करते हैं कि ताकि आपका जो रैंप अप जो आपका एसआरएस अप का जो लोड आया या एसआरएस डाउन का जो लोड आया, मान लीजिए कि 200 मेगावाट आपको लोड बढ़ाना है या 200 मेगावाट लोड आपको घटाना है उस कंट्रोल एरिया में, तो आपको कितना मेगावाट किस प्लांट को दीजिएगा या किस प्लांट को कितना मेगावाट आपको डिक्रीज करने के लिए कमांड जाएगा, उसको डिसाइड करने के लिए हर प्लांट का एक नॉर्मलाइज्ड कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। और जिस प्लांट का जितना ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर होगा उस प्लांट को उतना ज़्यादा मेगावाट का डिमांड जाएगा लोड बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हर प्लांट का कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है और ये कैलकुलेट करता है आपका एनएलडीसी। तो फ्रेंड, ए सिंपल इलिस्ट्रेशन फॉर 5 SRS प्रोवाइडर ABCD फॉर कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर। देखिए कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। हर प्लांट का अपना अपना कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर्स होता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपका AGC कमांड आपको देगा कि कितना मेगावाट आपको इंक्रीज करना है, कितना मेगावाट अदर प्लांट को जाएगा फीडबैक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए कि आपका प्लांट ABCDE 5 SRS प्रोवाइडर है, सेकेंडरी रिस्पांस एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जिसको AGC कमांड आएगा, है ना। तो आपका 5 प्लांट है ABCDE 5 प्लांट है। DC जो आपका डिक्लेयर्ड कैपेसिटी होता है कि हम इतना मेगावाट तक इस प्लांट से जनरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो आपका DC जो होता है डिक्लेयर्ड कैपेसिटी, वो आपका क्या होता है, जितना आपका टोटल कैपेसिटी है माइनस एक्सिलरी पावर कंजम्पशन, वो आपका DC होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 500 मेगावाट का प्लांट है और उसका अपना एक्सिलरी पावर कंजम्पशन मान लीजिए कि 6.25% है, तो 500 का 6.25% आपका जो आएगा वो 31.75 मेगावाट आता है। तो 500 माइनस 31.75 कीजिएगा तो 468.25 मेगावाट आएगा। तो ये आपका डिक्लेयर्ड कैपेसिटी होता है, मींस टोटल प्लांट का जो अपना कैपेसिटी है माइनस एक्सिलरी पावर कंजम्पशन को डिक्रीज कीजिएगा तो आपका डिक्लेयर्ड कैपेसिटी होगा। तो ठीक है, ये आपका डिक्लेयर्ड कैपेसिटी है। मान लीजिए कि A प्लांट का आपका 4150 मेगावाट है, B प्लांट का 400 मेगावाट है, C का 1050 DC है, D का आपका 1000 DC है और इंग्लैंड का 1320
आपका डीसी है। हर प्लांट का अपना अपना डीसी होता है, ठीक है। ये आपका एसजी कौन देता है? वो आपका एसएलडीसी होता है कि आपको इतना मेगावाट का भी जनरेशन करना है, ठीक है। तो वो आपको एसजी जो होता है 15-15 मिनट के ब्लॉक पे आपको मिलता है कि अभी इतना लोड रखना है, फिर आपको लोड इतना रखना है। वो आपको एसएलडीसी फ़ोन करता है, 15 मिनट का एक टाइम ब्लॉक होता है। उस ब्लॉक पे आपको कितना मेगावाट का जनरेशन है वो डिपेंड करता है कि आपका मार्केट में कितना डिमांड है। उसके हिसाब से आपको वो एसएलडीसी शेड्यूल देता है कि इतना आपको मेगावाट इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। तो मान लीजिए कि ए प्लांट को एसजी मिला हुआ है 4000 मेगावाट, बी प्लांट को 250 मेगावाट, सी को 950 मेगावाट, डी को 900 मेगावाट एंड ई को 1200 मेगावाट एसजी अभी मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए क्या है, अप रिजर्व मेगावाट। अब मतलब अब आप कितना मेगावाट और आप इंक्रीज कर सकते हैं, आपके पास और कितना होल्डिंग है, कितना मेगावाट अब आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो डीसी माइनस एसजी अगर आप कीजिएगा तो आपका अप रिजर्व मेगावाट मिल जाएगा। तो दिस माइनस दिस कीजिएगा तो 150, दिस माइनस दिस 150, दिस माइनस दिस 100, 1000 माइनस 100 900 कीजिएगा तो 100 मेगावाट एंड 1320 माइनस 1200 दोनों को माइनस कीजिएगा तो 120 मेगावाट। ये जो आपको मेगावाट है ये आपका रिजर्व है कि अगर आपको एसएलडीसी डिमांड देगा तो आप इतना मेगावाट तक बढ़ा सकते हैं, इतना मेगावाट तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपका अप रिजर्व मेगावाट है, ठीक है। तो एक आपका डीसी हो गया, एक आपका एसजी हो गया, एक आपका अप रिजर्व मेगावाट हो गया, ठीक है। अब आपका एक होता है रेट फैक्टर। रेट फैक्टर मीन्स मेगावाट पर मिनट। हर प्लांट का अपना अपना एक रेट फैक्टर होता है कि हम पर मिनट कितना मेगावाट इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। एक जो आप पढ़ते होंगे कि रैंप अप रेट, कि रैंप अप रेट आपका 1% है। मान लीजिए अगर 500 मेगावाट का प्लांट है और रैंप अप रेट अगर 1% है, इट मीन्स कि आप पर मिनट 5 मेगावाट से आप लोड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज द रेट, आपका रेट फैक्टर होता है कि हर प्लांट अपना डिक्लेयर करता है एजीसी को, आपका जो नोडल एजेंसी को, कि पर मिनट हम इतना मेगावाट इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमको शेयर करना पड़ता है एनएलडीसी को। तो ए प्लांट बोला कि मेरा जो रैंप अप रेट है, जो हम पर मिनट इतना मेगावाट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, वो 41.5 मेगावाट दिया रेट। बी प्लांट अपना रेट दिया है कि हम 100 मेगावाट पर मिनट इंक्रीज कर सकते हैं, मेरे पास इतना कैपेसिटी है, फुल है, हम 100 मेगावाट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सी जो है वो 10.5 मेगावाट पर मिनट का दिया अपना कि मेरा रैंप अप रेट इतना है। डी बोला, डी प्लांट की 100 मेगावाट पर मिनट का मेरा भी है कैपेसिटी। और इंग्लैंड जो ई प्लांट बोला कि 13.3 मेगावाट पर मिनट का मेरा रेट फैक्टर है। तो ये रेट फैक्टर मीन्स अगर आप डिक्लेयर करते हैं एनएलडीसी को, तो एनएलडीसी ये एक्सपेक्ट करेगा कि अगर आपको हम मेगावाट देंगे तो आपको इसी रेट से लोड को मेंटेन करना है, लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। ये रेट हम लोग पहले ही एनएलडीसी जो आपका नोडल एजेंसी है एजीसी का, उसको हम लोग पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरा रैंप अप रेट इतना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट फैक्टर, पैसा पर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मीन्स यूनिट, मीन्स आपका जनरेशन कॉस्ट कितना है, आपका एक यूनिट जनरेशन में कितना पैसा आप खर्च करते हैं, है ना। तो वो हर प्लांट का अलग अलग होता है जनरेशन कॉस्ट। तो कॉस्ट फैक्टर आपका पांचों प्लांट का दे दिया है कि ए का आपका 194 पैसा पर किलोवाट आवर है, बी का आपका 231 पैसा पर किलोवाट आवर है, सी का आपका 264 पैसा पर किलोवाट आवर है, डी का 265 पैसा पर किलोवाट आवर है और ई का आपका 314 पैसा पर किलोवाट आवर है, ठीक है। तो हर ये भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको, एनएलडीसी को जो आपका नोडल एजेंसी है उसको हम डिक्लेयर करते हैं भाई मेरा रैंप अप रेट इतना है और हमको पर यूनिट जनरेशन करने में इतना पैसा खर्च होता है, ठीक है, डिक्लेयर कर दिए। यहाँ से हम लोग एक नॉर्मलाइज्ड रेट पार्टिसिपेशन फैक्टर निकालते हैं। नॉर्मलाइज रेट पार्टिसिपेशन फैक्टर ये निकलता है, ये हम लोग हर प्लांट का निकालते हैं। तो ये नॉर्मलाइज रेट पार्टिसिपेशन फैक्टर क्या होता है, जैसे हम ए का निकाल लें तो ए का देखिए आपका रेट फैक्टर कितना है 41.5 मेगावाट है। तो हम पहले इस सब को सम करेंगे, इस सब को सम करेंगे, जितना भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो ए का निकलेगा, डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो बी का निकलेगा। इस प्रकार से हम सारे प्लांट का निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हम इसको सम किए, कुछ वैल्यू आया, अब ए का निकालना है तो 41.5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस ऑल 5 वैल्यूज, सम डिवाइड किए तो 0.16 निकला। इसी प्रकार बी का आपका 0.38 निकला, सी का आपका 0.04 निकला,
डी का आपका 0.38 निकला और ई का आपका 0.05 निकला। ये आपका नॉर्मलाइज रेट पार्टिसिपेशन फैक्टर हो गया। कैसे निकला ये डाटा कि जो आपका रेट फैक्टर है सारे प्लांट का, ये हम लोग निकाल देते हैं कि अगर सबको सारा प्लांट को अगर हम ऐड कर दें तो पर मिनट कितना मेगावाट इंक्रीज होगा, ग्रिड में कितना मेगावाट का पर मिनट इंक्रीज होगा। तो सबका हम क्या किए, ऐड कर दिए। और हर प्लांट का अगर निकालना है तो प्लांट का इंडिविजुअल रेट फैक्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दिस वैल्यू, इससे आपका निकल गया नॉर्मलाइज रेट पार्टिसिपेशन फैक्टर। इस प्रकार से हम लोग निकाल दिए। फिर आपका होता है नॉर्मलाइज कॉस्ट फैक्टर। नॉर्मलाइज कॉस्ट फैक्टर का भी सेम फंडा है कि आपका ये जितना भी पैसा पर किलोवाट आवर है सबको हम लोग ऐड कर दिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबको ऐड किए, कुछ आपका वैल्यू आएगा। अब आपका ये प्लांट का निकालना है नॉर्मलाइज कॉस्ट फैक्टर, तो ये दिस बाय सम ऑफ ऑल 5 वैल्यूज, तो आपका ये निकल गया 231 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल 5 वैल्यूज, आपका ये निकल गया। इसी प्रकार से हम सारे प्लांट का एक नॉर्मलाइज कॉस्ट फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड आपका नॉर्मलाइज कॉस्ट फैक्टर निकल गया, नॉर्मलाइज रेट पार्टिसिपेशन फैक्टर निकल गया। इसके बेसिस पे हम लोग कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर निकालते हैं हर प्लांट का। कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर हर प्लांट का क्या होगा, तो प्लांट का अपना जो नॉर्मलाइज रेट पार्टिसिपेशन फैक्टर है डिवाइडेड बाय आपका नॉर्मलाइज कॉस्ट फैक्टर, मीन्स दिस बाय दिस करेंगे तो प्लांट का अपना कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर निकल जाता है। तो दिस बाय दिस करेंगे तो ए का निकलेगा, दिस बाय दिस करेंगे तो बी प्लांट का निकलेगा, दिस बाय दिस करेंगे तो सी प्लांट का निकलेगा, दिस बाय दिस करेंगे तो डी प्लांट का निकलेगा और दिस बाय दिस करेंगे तो ई प्लांट का निकलेगा। ये जो होता है कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर, ये इंडिविजुअल आपका प्लांट का निकल जाता है। इसके बाद हम लोग नॉर्मलाइज्ड कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर निकालते हैं। नॉर्मलाइज कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर क्या होता है कि पहले हम लोग इस पांचों वैल्यू का सम कर देते हैं। जैसे हम लोग इसका निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, इसका निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सबका सम किए थे डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल प्लांट का किए थे तो ये वैल्यू निकला था। उसी प्रकार से कस्टम नॉर्मलाइज्ड कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर जो होता है वो हर प्लांट का निकालने के लिए पहले आपको पांचों प्लांट का पांचों वैल्यू है इसको आपको सम कर दीजिए। सम करने के बाद जितना वैल्यू आएगा दिस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल 5 वैल्यू, तो आपका नॉर्मलाइज कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर निकल जाएगा ए का। फिर 2.1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल 5 वैल्यूज, तो आपका बी का निकलेगा। 0.2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल 5 वैल्यू, तो सी का निकलेगा। 1.8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल 5 वैल्यूज, तो ये निकलेगा। और ई का 0.2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल 5 वैल्यूज, तो आपका जो ई प्लांट का निकल गया। तो ये आपका होता है नॉर्मलाइज्ड कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर। अब हम लोग हर प्लांट का आपका निकल गया नॉर्मलाइज कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर। अब आपको इस जोन में, जिस जोन में आपका पांचों प्लांट है, वहां से आपको एजीसी का रिक्वायरमेंट आया कि 340 मेगावाट आपको इंक्रीज करना है। ये आपको SRAS अप रिक्वायरमेंट आया, मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स एंसिलरी सर्विस अप का रिक्वायरमेंट आया कि ग्रिड का फ्रिक्वेंसी बढ़ गया, डिमांड आ गया। तो अब उस जोन में, जिस जोन में आपका ये पांचों प्लांट है, उस प्लांट में आया उस जोन में कि 340 मेगावाट आपको इंक्रीज करना है, रिक्वायरमेंट आ गया। तो 340 को डिवाइडेड बाय 5 प्लांट में करेगा कि हर प्लांट में कितना मेगावाट का आपका एजीसी सिग्नल जो डेल्टा पी कितना कितना प्लांट में कितना आएगा, वो आपको डिसाइड करता है ये नॉर्मलाइज कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर। जैसे 340 मेगावाट का आया तो इसके हिसाब से हर प्लांट में कितना कितना मेगावाट जाएगा वो आपको ये डिसाइड करता है नॉर्मलाइज कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी प्लांट का। तो देखिए फ्रेंड, अब मान लीजिए कि उस जोन में आपका एजीसी 340 मेगावाट का सिग्नल भेजेगा इस पांचों प्लांट में। तो 340 मेगावाट किस प्रकार से पांचों प्लांट में डिवाइड होगा उसको देखिए कि आपका SRAS अप कैपेसिटी, ये 340 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मलाइज कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर ऑफ दिस, 340 मल्टीप्लाई दिस कीजिएगा तो 66 आएगा। 340 मल्टीप्लाई बाय 0.3439 कीजिएगा तो 133 निकलेगा। 340 मल्टीप्लाई 0.04 तो 12 मेगावाट आएगा। 340 मल्टीप्लाई 0.34 116 मेगावाट आएगा। 340 मल्टीप्लाई 0.04 कीजिएगा तो 13 मेगावाट आएगा। यह आपका SRAS अप कैपेसिटी है। मीन्स आपका जो एजीसी जो 340 मेगावाट का जो डिमांड आया
है ना, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रिड, वो किस प्रकार से हर पांचों प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिपेंड करेगा उस प्लांट के नॉर्मलाइज कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर पे। तो जितना मतलब 340 का आपको डिमांड आया तो 340 मल्टीप्लाई बाय 0.19 किए तो आपको ए प्लांट में आया, फिर इसी प्रकार से बी का आया, फिर दिस इंटू दिस ये, दिस इंटू दिस ये, दिस इंटू दिस ये। तो आपको इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि इतना सिग्नल हमको भेजना है। ठीक है, मतलब 340 को अगर आप इसको सम कर कीजिएगा तो 340 आपको आ जाएगा। तो 340 को ये पांचों प्लांट में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक है SRS अप डिजायर्ड सिग्नल। अब देखिए इतना तो रिक्वायरमेंट आ गया कि ठीक है आपको ए प्लांट को 66 मेगावाट बढ़ाना है, बी प्लांट को 133 मेगावाट बढ़ाना है, सी प्लांट को 12 मेगावाट इंक्रीज करना है, डी प्लांट को 116 मेगावाट इंक्रीज करना है एंड ई प्लांट को 30 मेगावाट इंक्रीज करना है। लेकिन अब सिग्नल कितना जाएगा, इंक्रीज तो करना है। तो देख रहा है क्या, अब ये डिपेंड करेगा SRS अप कैपेसिटी कि आपका वो अप रिजर्व पावर कितना है ए के पास। तो जो पांचों प्लांट का जो अप रिजर्व जो पावर था वो ए प्लांट का 150 मेगावाट था, बी प्लांट का 150 मेगावाट था, सी का 100 मेगावाट था, डी का 100 मेगावाट था, ई का 120 मेगावाट अप रिजर्व पावर था। इतना ये बढ़ा सकता है। तो ए प्लांट को ये सिग्नल भेजा कि भाई आपको 66 मेगावाट बढ़ाना है। तो ए प्लांट बोला कि ठीक है मेरे पास तो 150 मेगावाट का जो अप रिजर्व कैपेसिटी है, मैं 66 बढ़ा दूंगा। तो यहाँ इसको SRS जो डिजायर्ड सिग्नल जो आएगा वो 66 मेगावाट का आ गया। ठीक है, बी प्लांट को आपको 133 मेगावाट का सिग्नल आएगा। तो इसको 149 कैसे गया, इसको हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले सी का देखते हैं। सी को बोला कि आपको 12 मेगावाट इंक्रीज करना है। तो सी देखेगा क्या कि ठीक है ये तो 100 मेगावाट इसका जो अप रिजर्व कैपेसिटी है, ये 12 मेगावाट का इसको डिजायर्ड सिग्नल भेज देगा कि ठीक है आप AGC बोलेगा, AGC का जो कमांड आएगा सी प्लांट को वो 12 मेगावाट का आएगा। ठीक है, बढ़ाइए। डी प्लांट को रिक्वायरमेंट भेजा कि 116 मेगावाट आपको बढ़ाना है, बट ये देख रहा है कि डी प्लांट जो है वो 100 मेगावाट तक ही बढ़ा सकता है एक बार में। 100 मेगावाट ही इसके पास रिजर्व कैपेसिटी है, लेकिन इसको कितना बढ़ाना चाहिए था, 116 मेगावाट। तो अभी ये 116 मेगावाट कैसे बढ़ाएगा, इसके पास तो रिजर्व कैपेसिटी तो 100 ही है। तो इसको सिग्नल ये 100 ही भेजेगा, क्योंकि ये देख रहा है कि भाई 100 मेगावाट ही डी प्लांट बढ़ा सकता है, इसको 116 मेगावाट कैसे बढ़ाएगा ये। तो इसको सिग्नल जो भेजेगा वो 100 मेगावाट का ही भेजेगा। बाकी जो इसका जो 16 मेगावाट वो किस प्लांट को देगा बताइए। ये जो 6 मेगावाट का जो यहाँ पे बैलेंस बचा वो किस प्लांट को ये सिग्नल भेजेगा, जिसका कि हाईएस्ट नॉर्मलाइज कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर होगा, उसको ये सिग्नल भेजेगा। इसलिए देखिए कि बी प्लांट को 133 मेगावाट का ही भेजना था, लेकिन इसके पास कैपेसिटी था 150 मेगावाट का। तो ये 16 मेगावाट इसको ऐड कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका देखिए सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन फैक्टर बी प्लांट को है। तो जितना ये 100 डी को भेजा और जो 16 मेगावाट आएगा वो इसको ऐड कर देगा कि भाई आप तो बढ़ा ही सकते हैं। आपका 149 सिग्नल इसको भेजेगा AGC। AGC जो है वो बी प्लांट को 149 मेगावाट का सिग्नल भेजेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि डी प्लांट का में 100 मेगावाट ही बढ़ा सकता है, 16 मेगावाट वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सबसे पहले देखेगा कि हाईएस्ट नॉर्मलाइज कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर किसका है। तो बी प्लांट का ज़्यादा था तो बी प्लांट को आपको भेज दिया। मान लीजिए यहाँ पे एक केस हो सकता था कि बी प्लांट का मान लीजिए कि 140 ही रहता, मान लेते हैं कि इसका जो अप रिजर्व कैपेसिटी है मान लीजिए कि 140 मेगावाट ही था। तो 133 प्लस 16 आप ऐड कीजिएगा तो 149 होता। 149 इज ग्रेटर देन 140 मेगावाट। तो फिर जो यहाँ पे जो 9 मेगावाट का जो बैलेंस होगा इसको ये सिर्फ 7 मेगावाट ही भेजेगा, बाकी जो 9 मेगावाट फिर जो बैलेंस बचेगा तो इसके बाद देखेगा कि नेक्स्ट बेस्ट नॉर्मलाइज कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर किसका है। तो बेस्ट देख रहा है, फिर इसके बाद देख रहा है डी प्लांट को। भाई डी प्लांट तो 100 मेगावाट दे के तो बैठा हुआ है, अब डी प्लांट तो 1 मेगावाट भी नहीं इंक्रीज कर सकता है। फिर देखेगा थर्ड बेस्ट नॉर्मलाइज कस्टम पार्टिसिपेशन फैक्टर किस प्लांट का है। तो देख रहा है आगरा प्लांट का है। ए प्लांट का, तो ए प्लांट का देख रहा है भाई अभी तो बहुत इसके पास है, तो ये तो 150 दे सकता था, अभी दे रहा है 66, तो बाकी जो बैलेंस था वो ए प्लांट को दे देगा। तो इस प्रकार से वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे थे कि बी प्लांट में 149 था, जबकि इसको 133 मेगावाट ही भेजना था,
बट इसका बेस्ट पार्टिसिपेशन फैक्टर था और डी प्लांट 100 मेगावाट ही दे सकता था, इसलिए बी प्लांट को 149 दे दिया। ई प्लांट को 13 मेगावाट का सिग्नल भेज रहा है, देख रहा है इसके पास तो 120 मेगावाट का रिजर्व है, आराम से 13 का सिग्नल भेज देगा। तो ये जो डिजायर्ड सिग्नल जो एजीसी भेजेगा यूनिट सेट पॉइंट को, वो देखेगा कि इसका अप रिजर्व कैपेसिटी कितना है, उसके बेसिस पे ही ये भेजेगा। ये आपका है इतना बढ़ाना चाहिए था, बट ये देख रहा है, देखेगा अप रिजर्व कैपेसिटी, उसके हिसाब से ही डिजायर्ड सिग्नल ये भेजेगा। तो फ्रेंड, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि एसआरएस अप डिजायर्ड सिग्नल आपको ए को 66 भेजा, बी को 149, इसको 12, सी को, डी को 100 एंड ई को 13 मेगावाट भेजा। लेकिन एजीसी का जो सिग्नल आता है प्लांट में, वो हर 4 सेकेंड पे सिग्नल आता है। जैसे एक सिग्नल 4 सेकंड में आया, फिर नेक्स्ट सिग्नल आपको 4 सेकंड में आएगा, फिर उसके 4 सेकंड में आपको बार बार उस सिग्नल एजीसी सिग्नल भेजता है। तो फर्स्ट सिग्नल जो है, मान लीजिए कि आपको ए प्लांट को 66 मेगावाट का डिमांड आया, तो तुरंत आपको 66 नहीं दे देगा, वो एक 4 सेकंड का एक सिग्नल आएगा। 4 सेकंड का सिग्नल क्या आता है कि आपका देखे थे कि ए प्लांट पर मिनट कितना लोड बढ़ा सकता था, 41.5 मेगावाट आपका लोड बढ़ा सकता है ये। तो हम 4 सेकंड का रैंप अप रेट निकालेंगे। क्या होता है कि आपको 41.5 मल्टीप्लाई 4/60, अगर आप 41.5 को 60 से डिवाइड कर दीजिएगा तो रैंप अप रेट पर सेकंड आएगा। 41.5 क्या, 41.5 मेगावाट इंक्रीज करेगा 1 मिनट मीन 60 सेकंड में। 60 सेकंड में ये 41.5 मेगावाट इंक्रीज करेगा। तो आपका एजीसी सिग्नल क्या 4 सेकंड में आपको भेजता है, 4 सेकंड में कितना मेगावाट बढ़ाना है वो आपको भेजेगा, सिग्नल भेजेगा। तो 4 सेकंड में कितना, 41.5 मल्टीप्लाई बाय 4/60, तो आपका 2.8 रैंप अप रेट निकला 4 सेकंड का। इसी प्रकार से बी का क्या था 100, तो 100/60 करेंगे तो पर सेकंड आएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 6.7 आ गया रैंप अप रेट 4 सेकंड का। इसी प्रकार से हम लोग हर प्लांट का 4 सेकंड का रैंप अप रेट निकालेंगे। बड़ा सिंपल है कि डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो हर प्लांट का अपना अपना रैंप अप रेट निकल गया। तो अभी आपको डिमांड कितना आया, 340 मेगावाट बढ़ाने का आया, ठीक है, 340 मेगावाट बढ़ाना है। तो ए प्लांट को जो सिग्नल आएगा 4 सेकंड का जो सिग्नल आएगा उसमें कितना मेगावाट बढ़ाने का आएगा, 2.8 मेगावाट का बढ़ाने के लिए आएगा ये सिग्नल। 4 सेकंड में आपको 2.8 मेगावाट का सिग्नल आ गया ए में, बी में आ गया 6.7 मेगावाट बढ़ाने का, सी में आ गया 0.7 मेगावाट बढ़ाने का, डी में आ गया 6.7 मेगावाट बढ़ाने का और ई में आ गया 0.9 मेगावाट बढ़ाने का। ये आपका 4 सेकंड का सिग्नल आया, ठीक है। नेक्स्ट 4 सेकंड में फिर से सिग्नल आएगा। मान लीजिए कि आपका क्या होता है कि जो 340 मेगावाट आपका वो एरिया कंट्रोल एरर था, और एरिया कंट्रोल एरर जो होता है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका 340 मेगावाट दे दिया, हो सकता है आपका 4 सेकंड बाद वो निगेटिव हो जाए, या आपको उसका वैल्यू कर देगा 120 मेगावाट। तो वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है। एरिया कंट्रोल एरर जो होता है वो फ्रीक्वेंटली आपको चेंज होते रहता है। आपको अभी नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए 340 था, फिर उसके 4 सेकंड के बाद हो सकता है वो वैल्यू चेंज हो जाए, तो आपको ये वैल्यू भी आपका चेंज होते रहेगा। जैसे जैसे आपको एरिया कंट्रोल एरर चेंज होगा उसके हिसाब से आपका जो एसआरएस अप डिजायर्ड सिग्नल जो भेजेगा हर प्लांट को, ये सिग्नल भी आपको चेंज होते रहेगा। तो मान लीजिए कि आपका प्लस 340 ही रहा, उसमें कोई चेंज अगर नहीं हुआ, मान लेते हैं एक केस में कि आपको 340 मेगावाट का आया सिग्नल, 4 सेकंड के लिए आपको ए प्लांट को भेजा 2.8 मेगावाट, बी प्लांट को भेजा 6.7 मेगावाट, सी को भेजा इतना, डी को भेजा इतना, ई को भेजा इतना। फिर मान लीजिए कि आपका 340 ही रहा, 4 सेकंड में आपका एरिया कंट्रोल एरर चेंज नहीं हुआ, तो फिर जो सिग्नल एसी भेजेगा वो आपको कितना भेजेगा, फिर से 2.8 ही भेजेगा, मीन्स 2.8 प्लस 2.8। तो आपको जो एसआरएस कंट्रोल सिग्नल आफ्टर 8 सेकंड में भेजेगा वो 5.6 भेजेगा। इसको भेजेगा तो 6.7 था 4 सेकंड का, फिर 6.7 4 सेकंड का होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 13.4 भेजेगा। फिर इसको 1.4 भेजेगा, इसको 13.4 भेजेगा, इसको 1.8 मेगावाट भेजेगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे प्लस साइन दिया है कि अगर आपका एरिया कंट्रोल एरर का डायरेक्शन सेम ही रहा, आपको पॉजिटिव ही रहा, आपको साइन चेंज नहीं किया, आपको प्लस में ही रहा, तो आपको जैसे 340 के जगह मान लीजिए कि आपको प्लस में ही रहा, 120 रहा, आपको निगेटिव नहीं हुआ है। मान लीजिए कि अभी आपको 4 सेकंड के लिए 340 मेगावाट पॉजिटिव डायरेक्शन लोड बढ़ाने का आया। नेक्स्ट 4 सेकंड में मान लीजिए कि आपका एरिया कंट्रोल एरर प्लस 100 हो गया, तो डायरेक्शन तो सेम ही रहा, आपको लोड बढ़ाना ही है, तो आपको प्लस साइन आपको कमांड भेजेगा 5.6 का, 2.8 प्लस 2.8।
अगर एसी एरिया कंट्रोल एरर का डायरेक्शन अगर चेंज नहीं करता है, उसका डायरेक्शन अगर प्लस में ही रहता है, तो आपको लोड बढ़ाने का कमांड भेजेगा। फिर 4 सेकेंड में जो सिग्नल आएगा वो 2.8 प्लस 2.8 आएगा। बी प्लांट का आएगा 6.7 प्लस 6.7, क्योंकि आपका एरिया कंट्रोल एरर का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसको भेजेगा 1.7, इसको भेजेगा 6.7, इसको भेजेगा 0.9। मान लीजिए कि 4 सेकेंड में आपको सिग्नल 2.8 भेज दिया और विद इन 4 सेकेंड आपका एरिया कंट्रोल एरर का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव से निगेटिव हो गया। मान लीजिए निगेटिव, मान लीजिए कुछ भी हो गया, -100 हो गया या -150 हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आपको ये सिग्नल जो निगेटिव भेजेगा कि आपको लोड गिराना है, आपका डायरेक्शन तो चेंज हो गया। तो जब डायरेक्शन चेंज हो गया एरिया कंट्रोल एरर का, इट मीन्स कि आपको ये निगेटिव साइन देगा। तो हम लोग इसमें एज्यूम कर लिए हैं कि एरिया कंट्रोल एरर का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग 5.6, 13.4, 1.4, 13.4, 1.8, क्योंकि एरिया कंट्रोल ये जो आपका एजीसी जो होता है हर 4 सेकेंड पे सिग्नल भेजता है, तो 4 सेकेंड में कितना मेगावाट बढ़ाएगा उसके हिसाब से ही वो सिग्नल देगा, उसके रैंप अप रेट के आधार पे। ये है कि आपको टाइम टू अचीव डिजायर एसआरएस एट मिनट, कि आपको 66 मेगावाट ए को भेज रहा है, कितना टाइम लगेगा उसको पूरा लोड इंक्रीज होने में। तो 1.58, ये 66 डिवाइडेड बाय 41.5 कीजिएगा तो इतना मिनट लगेगा इसको ए प्लांट को लोड अचीव करने में। बी प्लांट को अचीव करने में 1.49 लगेगा, मीन्स 149 डिवाइडेड बाय 100। सी को लगेगा 12 डिवाइडेड बाय 10.5, तब आपको 1.62 निकल गया। डी को लगेगा 100 डिवाइडेड बाय 100, 1 मिनट में आपको 100 मेगावाट बढ़ा देगा। और ई को लगेगा 13 डिवाइडेड बाय 13.2, मतलब 0.98 मिनट में आपको ये पूरा लोड अचीव कर लेगा। ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि आपका 340 मेगावाट ही इस टाइम तक 340 मेगावाट ही एरिया कंट्रोल एरर रहा है, चेंज उसमें नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अगर आपका एरिया कंट्रोल एरर 2 मिनट तक मान लीजिए कांस्टेंट है, तो आपको इतना समय में वो अचीव कर लेगा। लेकिन क्या होता है कि एरिया कंट्रोल एरर फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है, तो आपका लोड क्या होता है, कभी आपको 340 भेजा, फिर 200 आ जाएगा, फिर आपको माइनस भी हो सकता है। तो आपको क्या होता है कि एजीसी आपको इसके हिसाब से सिग्नल चेंज करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा एजीसी का सिग्नल एक ही रहेगा, वो डिपेंड करता है एरिया कंट्रोल एरर पे। एरिया कंट्रोल एरर अगर उसका पॉजिटिव है तो सिग्नल पॉजिटिव भेजेगा, फिर देखते हैं कि आपको हर 4 सेकेंड पे देखेगा कि आपको चेंज करता रहता है एरिया कंट्रोल एरर, तो उसके हिसाब से आपको ये टाइम भी चेंज हो सकता है। तो इस टाइम को जो हम लोग कैलकुलेट किए, ये जूम मान के एजम्पशन है कि हम लोग मान के चलें कि आपका एरिया कंट्रोल एरर 340 मेगावाट जो था वो कांस्टेंट था, तो आपको लोड इतना समय में ये सारा लोड अचीव कर लेगा ये। तो इस प्रकार से हम लोग कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर्स हर प्लांट का निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपने देखा कि जो आपका एजीसी का जो भी डिमांड है, आपका एसआरएस अप हो या एसआरएस डाउन हो, वो किस प्रकार से पावर प्लांट के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फैक्टर्स है। आपका नॉर्मलाइज कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर होता है, और बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर आपका एजीसी सिग्नल हर प्लांट को जाता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एजीसी का जो भी डिमांड आएगा वो किस प्रकार से हर उस एरिया कंट्रोल एरिया के अंदर जो भी एसआरएस प्रोवाइडर हैं उनके बीच किस प्रकार से आपका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।